मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप लोग रोजाना की तरह अच्छे होंगे। मेरे समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और यहाँ पर दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th क्लास के लिए जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन है, यानी कि एनसीईआरटी के लिहाज से जो हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी को यहाँ पर आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने केवल बोर्ड के हिसाब से यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, तो 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH विलयन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5.5 और गुणा 10⁻³ ओम है। इसका व्यास 1 सेमी और लंबाई 50 सेमी है। इसकी प्रतिरोधकता और कोमा लगा लेंगे विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। एकदम टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन पहले यहाँ पर पढ़ के बताने वाला हूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यदि आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, मैं आपको इसका जो पूरा पीडीएफ है एकदम अच्छा सा वो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, पहले आप क्वेश्चनों को समझेंगे, इसके बाद इनके मैं आपको आंसर सॉल्व कराने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा, आपके एक एक मिनट का, एक एक पल का, ठीक है, ध्यान रखा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण बात ही आज की क्लास में होगी। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि दी गई अभिक्रिया को आधार मानकर कोलराउस नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, CH3 और ये साम्य अवस्था में दिया है दोस्तों, CH3 सिंगल डबल O और सिंगल इसके ऊपर आयनिक है, और फिर इसके बाद प्लस H आयन। ठीक है, यानी कि CH3 COO आयन और H आयन। इसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ये बनता है सबसे इंपोर्टेंट, यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा 2 घंटे के लिए प्रवाहित होती है, तो तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो दोस्तों अगर आपको मैं जानकारी दे दूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन बोर्ड के लिए ये भी बनता है कभी कभी कि CuSO4, यानी कि यहाँ धात्विक तार का नाम नहीं खोला गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि फैराडे के द्वितीय नियम पर डिपेंड आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, हो सकता है मैं यहाँ पर कुछ इसको चेंज किया हूँ, क्योंकि 2022, 23, 2021 में भी यहाँ पर CuSO4 से संबंधित एक एनसीईआरटी पाठ्यनीति क्वेश्चन होता है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी आता रहता है। ठीक है, CuSO4 के लिए, हालांकि इस क्वेश्चन में धात्विक तार मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, तो बेसिक क्वेश्चन है, देख लो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, और प्लस, और ये जो सिल्वर आयन दिया है इसकी जो मोलरिटी दी है 0.001 m। ठीक है, और चेंज टू के बाद है हमारा मैग्नीशियम आयन, और भाई इसकी भी मोलरिटी दे रखी है, और +2 Ag। ये कौन सी कंडीशन में है, सॉलिड कंडीशन में है, और ये एक्वस कंडीशन में है। ध्यान रखिएगा, जब हम आयनिक कंडीशन में लिखते हैं दोस्तों तो वो होता है हमारा एक्वस कंडीशन, यानी कि जलीय विलयन। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन। उसमें कहा है कि यदि सेल का क्या हो, ई नोड सेल का, ई नोड सेल का मतलब है मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अगर कितना हो, 3.17 वोल्ट हो, तो ई सेल का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर हमें सेल के लिए ई सेल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा, 298 केल्विन पर एक अभिक्रिया उसने आपको दे दी, तो कॉपर है सॉलिड स्टेट में। इसके बाद +2 आयन, एक्वस कंडीशन, AQ का मतलब है एक्वस कंडीशन, मतलब जलीय विलयन की बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, और ये साम्यावस्था के रूप में इक्वेशन आपको दे दी, और इसके बाद दे दिया Cu आयन एक्वस कंडीशन में और +2 Ag, और ये दे दिया सॉलिड कंडीशन में। इसमें कह रहा है कि ई नोड, यानी कि ई नोड सेल का मान होना चाहिए, ई नोड सेल का मान कितना है, 0.46 वोल्ट हो, तो Kc बराबर, Kc का मतलब होता है साम्यावस्था स्थिरांक, यानी कि इक्विलिब्रियम में निकलता है कांस्टेंट, तो वो इसका मान आपको यहाँ पर क्या करना है, प्राप्त करना है, ये मान इसका आएगा, यानी कि आंसर भी है। कई बार इस क्वेश्चन को बच्चे देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर इसमें दिया क्या है, एक्चुअली इसमें इसका आंसर भी आपको दिया हुआ है, यानी कि आपको केवल हल करना है, प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा, ये प्राप्त करना है आपको समझ में है सारे क्वेश्चन। अब हम एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और वही आपको जो है एक एक पल का, एक एक सेकंड का आपके ध्यान रखा गया है, इसलिए वीडियो को आपको कहीं भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर कम से कम टाइम में सारी चीजों को सोल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, वही अगर स्क्रीनशॉट लेने में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही होगी,
तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देंगे, मैं इसको आपको फोटो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, किसी भी माध्यम से हो मैं आपको वो दे दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो भाई, तो अपना पहला क्वेश्चन अब हल करेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे। कह रहा है कि 0.05 एम। ठीक है, एम का मतलब है मोल। मोल प्रति लीटर NaOH विलयन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध कितना है भाई? 5.55 गुणा 10 की घात, ठीक है, 3, और ये प्लस में ही है, ओम है। इसका व्यास 1 सेमी है, लंबाई 50 सेमी है। इसकी प्रतिरोधकता यानी कि रो की बात पूछ रहा है। विशिष्ट चालकता यानी कि किसकी बात कर रहा है भाई? वो विशिष्ट चालकता कप्पा की बात कर रहा है। ठीक है, तो कप्पा हमें यहाँ पर सोल्व करना है, और दूसरा मोलर चालकता। ठीक है, तो मोलर चालकता, ये सभी मान हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एकदम संभल कर इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो सभी बच्चे थोड़ा सा इसको समझेंगे। देखो, ठीक है, फोकस आपका केवल यही रहना चाहिए, इधर उधर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिया? 0.05। तो जो जो मान उसने हमें दिया हुआ है, आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं, नहीं भी लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे ही सोल्व कर सकता हूँ इसको। ठीक है, तो इसका व्यास, सबसे पहले व्यास की बात चलो मैं यहाँ पे कर लूंगा। तो व्यास का मतलब आप समझते होंगे कि व्यास के अंदर त्रिज्या छिपी हुई है ना? तो व्यास के अंदर त्रिज्या का मान छुपा हुआ है, तो पहले त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या निकालने के बाद दोस्तों क्या करेंगे? इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर सोल्व करेंगे। देखो, तो ये हमारे पास व्यास है, मैं रेड पेन से सोल्व करूंगा। देखो, व्यास कितना है इसका? 1 सेमी है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? त्रिज्या क्या होता है? 1/2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब मैं क्षेत्रफल का मान यहाँ पर निकाल लूंगा तो पाई आर स्क्वायर रखूंगा। ठीक है, तो ए का मान कैसे निकलेगा? पाई का मान वही 22/7 रख सकते हो, या फिर आप कितना रख सकते हो भाई? आप रख सकते हो कितना, या फिर आप रख सकते हो 3.14। ठीक है, तो मैं फिलहाल 3.14 लेकर इसको सोल्व करूंगा। ठीक है, तो ए का मान मैं यहाँ पर निकाल लूंगा। तो बताओ आर का मान कितना है? 1/2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 3.14, और इसका जो मान है भाई, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग यहाँ पर 4 हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ए का मान आपको जो है वर्ग सेमी में ए का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात आपको? सबसे पहले मैंने कहा कि भाई व्यास लिखा 1 सेमी, और इसके बाद त्रिज्या का मान कैलकुलेट किया। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2, यानी कि व्यास का आधा होता है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो कि व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, जैसे कि मैं भी आपको बता रहा था कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने कहा कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14, और आर का मान 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, इससे डिवाइड करने के बाद आप कर लेंगे, तो लगभग मेरे ख्याल से आना चाहिए 0.7 के आसपास यहाँ पर आंसर आना चाहिए। 0.7, अगर दोस्तों आप इसको आगे भी सोल्व करना चाह रहे हो तो लगभग आ जाएगा भाई 0.785 के आसपास, ये ए का मान यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए इसके बाद बात करेंगे किसकी? ये लंबाई का मान दिया है, और लंबाई का मान कितना है? एल बराबर कितना है भाई? 50 सेमी। आप चाहें तो इसको लंबाई को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे ही क्षेत्रफल को भी आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इतना जरूरी नहीं है कि करना ही जरूरी है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास केमिस्ट्री के पार्ट्स होते हैं ना, छोटे छोटे, यानी कि बैटरी वगैरह होती है, अब आप इसको मीटर में थोड़ा ही ना नापोगे, आप इसको सेंटीमीटर में या इससे भी छोटी चीज में माप सकते हो, है ना? इसलिए आप यहाँ पर सेंटीमीटर ही छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आप वहां पर मीटर में ही इसको कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। चलिए इसके बाद हमें जो करना है भाई, कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का मतलब है यहाँ पर प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मान कितना दिया? 5.55 गुणा 10 की घात 3, और ए का मान ये दिया है, और एल का मान ये दिया। सारे मान इस फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे, तो देखिए क्या निकल के आता है, जरा समझते हैं इसको। तो आर का मान 5.55, और गुणा ए का मान कितना है भाई? 0.785, और अपॉन में कितना? 50 सेमी। ठीक है, और ये जो 5.5 के बाद दोस्तों क्या है? 10 की घात 3 है, मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ साइड में। ठीक है,
और अब आप इसको कैलकुलेट बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेट 1 3, ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेंगे, अगर कैलकुलेट करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो हाल में तो होनी नहीं चाहिए, इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आप इसको एवरेज वैल्यू में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे? इसको 5.5 मान लीजिए, इसको 0.7 मान लीजिए। मैंने कहा इसको 5.5 गुणा 0.7 अपॉन 50 और ऊपर क्या है 10 की घात 3 है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 10 की घात कितना आ जाएगा 2, सही है। और इन तीनों जीरो से तीनों जीरो खत्म, तो 55 सत्ते कितना हो जाएगा? तो आप इन दोनों की गुणा करके इसको 11 पंजे 55 कर सकते हो, 11 पंजे 55, है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये मान किसका आया भाई? ये मान आया आपका रो का निकल कर, ठीक है। रो मतलब प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है क्या? ओम सेमी होता है। ओम सेमी इसका मात्रक होता है। क्लियर? चलिए, अच्छा एक बात बताओ, इसका मात्रक अगर हमें समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं है, तो क्या करेंगे? तो देखो बहुत आसान है। आर का मात्रक कितना है? ओम है, दिया हुआ है। और ए का मात्रक कितना है? सेमी स्क्वायर है ना। और एल का मात्रक कितना है? सेमी। तो ऊपर तो है 2 सेमी और नीचे है 1 सेमी, तो 1 सेमी से 1 सेमी उड़ा देंगे तो कितना बचा? ओम। और ऊपर बचा 1 सेमी, तो ओम सेमी इसका मात्रक आ जाएगा। यानी बिल्कुल सिंपल। चलिए इसके बाद निकालते हैं विशिष्ट चालकता, है ना। और तो विशिष्ट चालकता जो होता है हमारा, विशिष्ट चालकता, तो भाई विशिष्ट मतलब होता है क्या? कापा। तो कापा इस टाइप का होता है, के टाइप का। और कापा इजकल टू होता है किसका उल्टा? तो ये होता है भाई प्रतिरोधकता का उल्टा। तो कापा इजकल टू 1 अपॉन पर पुट कर देंगे, तो रो का मान कितना आया? ठीक है, रो का मान कितना आया? 87.13। तो 87.13 आप इसको यहाँ पे रख देंगे, देखो तो कापा बराबर 1 अपॉन 87.13, ठीक है, रखा इसको। और अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो मेरे ख्याल जिन बच्चों का आएगा वो जो है सही होगा, ठीक है दोस्तों। अगर इसके मात्रक की बात करें तो कप्पा का मात्रक क्या निकल के आ जाएगा? क्योंकि कप्पा के अपोन में क्या है भाई? रो है, और रो का मात्रक है ओम सेमी, तो इसका उल्टा कर देंगे, ओम इनवर्स सेम इनवर्स। अब मैं आपको ऐसे लिख सकता हूँ, ओम इनवर्स सेम इनवर्स, ठीक है। यानी कि प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब निकाल लेंगे लास्ट में मोलर चालकता, है ना, आ जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि मोलरता का मान आपको दिया है ना, 0.05 मोल प्रति लीटर। और मोल प्रति लीटर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। हालांकि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मान रख सकते हो, ठीक है। तो देखो 1000, और कप्पा का मान कितना है भाई? 0.011, और अपॉन में है कितना? 0.005, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मोलर चालकता का मान निकल कर आ जाएगा। इसको चाहे तो आप यहाँ पे छोटा सा m लिख सकते हो, मोलर, ये मान यहाँ पर निकल के इसका आ जाएगा। एक बार आप कैलकुलेट करके देख लेंगे इसको, ठीक है। तो टाइम के लिहाज से मैंने सारी चीजों को पहले ही जो है एक बार सॉल्व करके देख लिया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने जो ये कैलकुलेशन में यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, आपका समय को ध्यान में रखते हुए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा समय खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा एक पॉइंट छूट गया, क्या? कि मोलर चालकता का जो इकाई है, जो मात्रक है इसका, वो क्या होगा? तो है भाई ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर और मोल इनवर्स, इसका मात्रक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया ज्यादा, बिल्कुल भी। देखो तो कप्पा का मात्रक के हिसाब से तो मैंने ये लिख दिया, और मोल मोलरता के लिए लिख दिया, ठीक है। तो ये मात्रक हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो आप इसको नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समीकरण दे रखा है आपको, समीकरण है CH3COOH, और ये साम्यावस्था के लिए दे दिया, और एक आयनिक दे दिया निगेटिव, और एक आयनिक दे दिया आपको पॉजिटिव, है ना। तो एसीटेट आयन दे दिया और हाइड्रोजन आयन दे दिया, है ना। ये बात आपको समीकरण में दे दी। और क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कि दी गई अभिक्रिया को आधार मानकर कोलराउस नियम की व्याख्या कीजिए, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों कि कोलराउस नियम क्या होता है? जब हमारे पास जो अनंत तनुता होती है,
है ना। तो अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है, मैंने कहा अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो होती है वो किसी विद्युत अपघट्य, किसी मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्य भी कह सकते हो आप, तो किसी विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन, ठीक है, कि मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है ना। ये यहाँ पर आप लोग लिख देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल इस सूत्र के बेस पे हमें यहाँ पर डेफिनेशन बनानी थी। तो मैंने कहा लेमडा इन्फिनिटी यानी कि अनंत, तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो होती है, तो मोलर चालकता किसकी निकाल रहे हैं, सिरके की निकाल रही है, एसिडी की निकाल रहे हैं। तो इसको तो लिखेंगे हम यहाँ पे, और इक्वल टू ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी, एसीटेट आयन की, CH3COO नेगेटिव, और भाई अनंत तनुता पर इसकी किसकी है, हाइड्रोजन आयन की। तो ये कोलराउस नियम के अकॉर्डिंग हमारा ये फॉर्मूला बन जाए, है ना। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि धात्विक तार में क्या 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित हो रही हो, है ना, तो कह रहा है कि तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो चलिए इसको भी देख लिया जाए एक बार, कि हमारे पास जो आई का मान है भाई वो कितना है, 0.5 एम्पियर। तो फिलहाल मुझे जो जो मान यहाँ पर दिख रहे हैं मैं इनको नोट कर लेता हूँ, है ना, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि आई का मान 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, तो एम्पियर को मैं ए एम पी ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। 2 घंटों के लिए धारा प्रवाहित हो रही है, कितने घंटों के लिए हो रही है धारा, 2 घंटों के लिए, यानी कि टाइम का मान भी दे दिया भाई, 2 घंटा, घंटा तो समझते होंगे, घंटा 2 घंटा, है ना। तो 2 घंटे के लिए प्रवाहित हो रही है। आगे कह रहा है तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो एन का मान यहाँ पर सोल्व करने के लिए कह रहा है। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, हालांकि इससे बेस्ट क्वेश्चन CuSO4 का, या फिर आपको निकल के रूप में, या NaOH, या आपको मिल सकता है NaCl के रूप में भी बेस्ट क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। और इसमें वो आपको सोडियम की मात्रा सोल्व कराने के लिए कहता है, या फिर कैथोड प्लेट पर कॉपर की मात्रा ज्ञात करने के लिए कहता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम हॉल में तैयार करके जाने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों कि यहाँ से जो ये CuSO4 विलियन वाला क्वेश्चन है, ये मैं इसलिए नहीं लिया हूँ टेस्ट में, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आया है कि 2018, 19, 20, 21, 22, 23 में भी ये क्वेश्चन यहाँ पर आया था, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो टाइम है भाई, उस टाइम को कन्वर्ट करना होगा किसमें, सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, है ना। आप सबको पता है जब हमारे पास घंटा दिन हो और हम इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हो, तो हम घंटे को हमेशा किसमें, सेकंड में कन्वर्ट करके चलते हैं। तो चलो, तो 2 गुणा, घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मिनट को फिर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो फिर 60 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो आपको बता दूं, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3600, तो 2 गुणा 3600, और फिर से आप इसकी गुणा करिएगा तो 36 दूनी 7200, यानी कि 2 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 7200 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 7200 सेकंड आपको टाइम का मान लेकर के चलना है। तो चलिए इसका बेसिक सूत्र देखते हैं, आई बराबर क्यू अपॉन टी, है ना, आई बराबर क्यू अपॉन टी, और क्यू बराबर क्या होता है भाई, एन ई होता है ना। तो धात्विक तार है, और धात्विक तार में, धात्विक तार का यहाँ पर मान नहीं खोला गया है कि धात्विक तार जो है वो कौन सा धातु है, भाई कॉपर है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये कौन सा धातु है, जिंक वगैरह कुछ भी नहीं उसने देख खोला, केवल धात्विक तार का जिक्र यहाँ पर किया हुआ है। धातु के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉन ई का मान, इलेक्ट्रॉन ई का आवेश का मान हम यहाँ पर 1.6 और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी माइनस में, ठीक है। तो देखो, तो क्यू का मान जब आप एन ई रखोगे तो आई बराबर एन ई अपॉन टी, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे आप, देखो एन का मान आपको निकालना है, तो एन बराबर क्या आ जाएगा भाई, आई की गुणा टी में करेंगे तो आई टी, और अपॉन में आ जाएगा ई, तो इस फॉर्मूले में मान धर देंगे, तो एन का मान आपको निकल के मिल जाएगा। देखो मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से कर सकते हो। इसको आई का मान कितना है, 0.5, तो 0.5, और टी का मान कितना है, 7200, और अपॉन में, है ना, तो ये जानते हो आप कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ठीक है।
आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो इस पॉइंट से पॉइंट काट देंगे और फिर इसके बाद 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये बच जाएगा 1, 7 पंजे 35 और 1 36, 36 ठीक है। और ये डबल जीरो झुका तो है आपका, और ये जब घात ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस के 19 होगा और अपॉन में कितना है भाई 16 है, ठीक है। तो आप इसको काट के छोटा कर लेंगे, सिंपल है। तो मैंने कहा अगर मैं आपको जो है इसको चलो 4 से काटो, 4 चौक 16 और 9 चौक 36, तो कितना आ जाएगा 9 चौक 36, 3 जीरो लगा देंगे 9000, और 9000 को आप अगर डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर लेंगे तो लगभग 1 2 3 में 3 जीरो को वहाँ पे ले लूँगा, 9 बटे 4 और गुणा 1 2 3, तो 19 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। 9 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा भाई, तो कितने बचेगा 1, तो पॉइंट लगा करके बढ़ा लेंगे 0, तो 4 दूनी 8 है ना, तो कितना बच जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना 2.25 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ रहेगा 2.25 और गुणे 10 की घात 22 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हिंदी में लिख सकते हो आप इलेक्ट्रॉन, तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप खुद से प्रयास करके इसको देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया वाले शेल को निरूपित कीजिए। तो निरूपित करने का मतलब तो मैं आपको पहले भी समझाया हूँ, मैंने कहा एनोड आप इस तरफ लिखते हो और बीच में क्या लेते हो भाई, बीच में लेते हो आप इसमें 60 डिग्री लेते हो और दूसरी तरफ कैथोड की वैल्यू लिखते हो उसमें, है ना। तो सेल को निरूपित कर देंगे, पहले मैग्नीशियम दिया हुआ है फिर 2Ag दिया हुआ है, इसकी सांद्रता को भी आप लिख देंगे, है ना। तो मैंने कहा आप ऐसे लिखते हो उसको, सेल का निरूपण कैसे करते हैं, एनोड पहले, है ना, एनोड और फिर यहाँ पर कैथोड। तो पहले एनोड पे क्या हुआ वो अभिक्रिया, फिर कैथोड पे क्या हुआ वो अभिक्रिया, और बीच में क्या है भाई 60 डिग्री है। तो यहाँ पर आप इस सेल को निरूपित कर देंगे। लेकिन इसमें आगे कुछ और भी कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि ई नोड सेल का मान कितना हो 3.17 वोल्ट हो, है ना, तो कह रहा है कि ई सेल का परिकलन कीजिए। तो चलो इसको भी देखते हैं आगे। ये तो सिंपल है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आप भी लिख सकते हो। मैंने कहा एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड का मान लिख दीजिए, ये तो हो जाएगा इसका निरूपण हो जाएगा, है ना। रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, पहले एनोड, बीच में साल्ट ब्रिज, फिर कैथोड, ये ध्यान रखना है, पहले एनोड को ही लिखना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसमें इसमें कह रहे हैं मैग्नीशियम। चलो एक बात बताओ, इसमें नस्टर समीकरण का यूज होगा, तो नस्टर समीकरण क्या कहती है, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता, तो E इक्वल टू ई नोड सेल, ये क्या है भाई ई सेल का मान निकालने के लिए, तो 0.059, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा आपका n, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का भी रोल हमें यहाँ पर लेना है, और यहाँ पर क्या है log 10, और आप सबको पता है कि इधर आपका क्या आता है प्रोडक्ट आता है क्या, और प्रोडक्ट में मुझे दिया है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन, और भाई मैग्नीशियम आयन, और दूसरी साइड में दिया सिल्वर आयन, और सिल्वर आयन के ऊपर क्या लगाइएगा पावर लगाइएगा, क्यों, क्योंकि देखो आपके पास क्वेश्चन है तो 2Ag प्लस लिखा हुआ है ना, तो इसके ऊपर प्लस, तो जो चीज यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखी होती है वो जाते पावर पर, ठीक है। सभी की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है हमें। अच्छा एक चीज और है, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो यूज हुआ है कितने का, तो n का मान 2 है, आप देख सकते हो अपना क्वेश्चन mg के पर +2 आयन लिखा हुआ है ना, और सिल्वर के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब यहाँ पर n का मान कितना होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए, तो कितना होगा 2 होगा, तो हम यहाँ पर वो 2 रख देंगे, कहाँ पर n का मान, और ई नोड सेल का मान दिया है इतना, और आपको मैग्नीशियम आयन की सांद्रता दी हुई है, और भाई सिल्वर की सांद्रता दी हुई है, सभी मान आप इसमें रख देंगे और सोल्व कर देंगे। तो देखो कितना मान दिया, मैं क्वेश्चन में देखता हूँ, ये दिया हुआ है 3.17 माइनस 0.5, मैं इसको इतना ही लिखूंगा बस, और n का मान है कितना 2 और log 10, और भाई इसका मान दिया है कितना 0.130, और अपॉन में है क्या, अपॉन में है आपका 0.0001, और ये स्क्वायर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो देखो ध्यान से, पहले आप पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करने के बाद जो मान आएगा वो यहाँ पे रखेंगे, गुणा हो जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद लास्ट में घटा देंगे। तो मैंने कहा एक ये तो रहेगा झुका, तो 0.59
अपॉन में 2। अब इसका प्रॉब्लम है तुम्हें थोड़ा सा, इसको देख लो एक बार। मैं यहाँ पे साइड में करूँगा इसको, देखो तो log 10 और ये है आपका 0 पॉइंट कितना है 1 इतना, और अपॉन में क्या है 10 की घात, यहाँ आप ऐसे लिख दो ये स्क्वायर। तो चलो देखो 1 2 3 4, तो 10 की घात कितने जा रहे हैं 4, तो यानी कि 1/4 में इसको लिखूंगा 10 की घात 4। भाई 1 2 3 4, पॉइंट हटा करके 4 जीरो बढ़ाएंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे। चलो करो इसका स्क्वायर, तो log 10 और ये है भाई आपका 0.13 अपॉन, इसके पीछे जीरो लिखने की आपको जरूरत नहीं, तो एक तो रहेगा यहीं, और 4 दूनी 8, तो 10 की घात 8 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ये गुणा में है। अब आप इसको कैसे कर सकते हो जरा समझो। तो ये जो हमारा है इसको आप तो नीचे तो लोग इसके लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log 10 0.13 और गुणा 10 की घात 8। तो हम इसको दो खंडों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक बार log को इसके साथ लेंगे और एक बार इसके साथ लेंगे, है ना। तो ये क्या होगा log 10, ठीक है। या एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम 0.1 मान के चलेंगे खाली, तो log 10 और ये 0.1 और प्लस log 10 और 10 की घात 8। चलो बताओ, जब ये घात यहाँ हो तो या तो यहाँ पे, और अगर मैं इसको ऐसा कर दूं 1/10 कर दूं, ठीक है, तो 1/10 कर दो तो क्या होगा, तो log इसका मान कितना हो जाएगा 0.1 का मान, ये अपॉन में है तो अपॉन के लिए क्या होता है log 10 1 और माइनस log 10, ये ऐसे होगा, तो इसका मान कितना होता है 0 होता है क्या, और इसका मान कितना होता है 1 होता है, माइनस का 1, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पर कितना होगा माइनस का 1 होगा, और प्लस ये 8 आ जाएगा आगे इसके, और log 10 का मान फिर से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा माइनस के 8, और ये आ जाएगा भाई 8 में से 1 घटा लेंगे तो 7। तो ये मान आपका यहाँ पर निकल के लगभग लगभग जो है इतना आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ, साइड में रफ आ रही है, ठीक है, इतना समझ में आया। हालांकि जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको लघुगणक कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको लघुगणक के लिए कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीका है इसका तो सॉल्व करने का। हालांकि ठीक है, मैंने टाइम के लिहाज से इसको थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर दिखा दिया है। हालांकि अगर आपका अगर आंसर थोड़ा सा इससे एवरेज वैल्यू में आ रहा है तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा इसका, तो 298 केल्विन पर एक अभिक्रिया को उसने दिया हुआ है, तो मैं पहले अभिक्रिया ही लिख देता हूँ उसकी। कह रहा है कि सॉलिड है Cu, और भाई 2Ag ये आपका एक्वस कंडीशन में है, AQ है, और इसका उसने दे दिया आपको साम्यावस्था के लिए भी दे दिया Cu 2 प्लस एक्वस कंडीशन AQ दे दिया, और प्लस 2Ag, और इसको दे दिया उसने सॉलिड कंडीशन में। और भाई आपको एक मान और दिया है ई नोड सेल का मान आपको उसने दिया कितना, तो प्लस 0.46 वोल्ट, है ना। और वो कह रहा है कि के सी की वैल्यू आपको सोल्व करके लानी है क्या, कि 15.6। तो ये मान आपको यहाँ पर सोल्व करना है कि कैसे यहाँ पर ये मान आएगा। चलिए आप याद करिए वो टाइम, वो दिन याद करिए जब मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन, मैंने कहा कोई केमिकल इक्वेशन अगर किस फॉर्म में हो, इक्विलिब्रियम फॉर्म में हो, है ना, कि साम्यावस्था की कंडीशन में हो। साम्यावस्था का मतलब आप तो समझते ही होंगे ना, ये कई बार एग्जांपल मैं आपको ऑफलाइन क्लास में समझाया हूँ। साम्यावस्था का मतलब क्या होता है ना, कि अगर एक बार आपके पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, फिर वो रिएक्टेंट में बदलता है, फिर वो आपका प्रोडक्ट में बदलता है, तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है भाई, उसमें क्या होता है आपका टोटल सेल कि जो इलेक्ट्रॉन विभव होता है इस कंडीशन में, तो यानी कि टोटल ई सेल की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, है ना। तो हमें कह रहा है कि साम्यावस्था का मान आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो जब आपने आयनिक चैप्टर को पढ़ा था, साम्यावस्था वाले आयनिक अवस्था वाले पार्ट को पढ़ा था, तो वहां भी मैंने आपको बताया था इस कंडीशन में जो हमारा गिब्स ऊर्जा की वैल्यू होती है कितनी होती है, 0 होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि कभी भी ई नोड सेल का मान यहाँ पर 0 नहीं होगा, वो वही होगा जो उसमें क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ठीक है,
तो चलो इसको समझते हैं पहले। तो मैंने कहा साम्यावस्था के लिए यहाँ लिख देंगे मैं एक बार, साम्यावस्था के लिए तो ये क्या होगा भाई, ई सेल का मान फिलहाल 0 होगा। ये समझने वाली बात है, गौर करना पड़ेगा आपको। और ये जो हमारा कांस्टेंट है के सी, है ना, कांस्टेंट क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक है के सी। तो के सी को भी देखेंगे जरा एक बार, इसकी नेक्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर लिखता हूँ, ई इक्वल टू या ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल और माइनस के 0.591 अपॉन में है कितना, एन है क्या, तो एन भी लिख लेंगे भाई और log 10। चलिए अब मैंने आपको कहा कि पहले प्रोडक्ट साइड का लिखते हैं मैटर और फिर आपको रिएक्टेंट की साइड का प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की साइड का जो भी है वो लिखना है ना। तो तरीके में कोई बदलाव आपको नहीं करना है, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन चाहे जैसे भी हो, तो आपको स्टार्टिंग में क्या लिखना है, साइड वाला मैटर लिखना है, यानी कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट है पहले ऊपर उसको लिखते हैं और नीचे जो भी सबस्टेंस ये रिएक्टेंट वगैरह है तो उसको नीचे लिखते हैं। तो देखो सी यू को एक्वस कंडीशन में दिया हुआ है, आपने इसको लिखा, चलो मैं सबको लिख देता हूँ, ए क्यू, सही है, ये लिख दिया। इसके बाद है 2, और आप सबको पता है कि ये 2 कहाँ जाने वाला है भाई, सॉलिड कंडीशन में है हालांकि, ये जाने वाला है पावर पे, तो पावर पे चला जाएगा। इसके बाद ये लिखते हैं सी यू सॉलिड कंडीशन में है, और इसके पावर कुछ नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं दी हुई है, तो आप इसको डायरेक्टली लिखोगे, है ना। और इसके बाद सिल्वर एजी एक्वस कंडीशन में है, जलीय विलयन में है, एक्वस का मतलब जलीय विलयन, और ये जो 2 लिखा हुआ है आप लिखोगे पावर पे 2। चलिए, और आप सबको पता है कि ये जो हमारे पास इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू क्या है भाई, इतनी वैल्यू है के सी, है ना। मैंने आपको कहा याद करो वो टाइम जब मैं आपको साम्यावस्था वाला पार्ट कराया था, तो साम्यावस्था वाले पार्ट कक्षा 11 में है हमारा, तो वहां पर मैं आपको बताया था कि जो द्रव्यानुपात क्रिया का नियम होता है, तो जब हम दोनों को लिखते हैं प्रतीत अभिक्रिया अगर अभिक्रिया, है ना, याद आया कुछ, प्रतीत अभिक्रिया अगर अभिक्रिया, यानी कि या एक्टिव मास को द्रव्यानुपात क्रिया को नियम को हम वहां पे लिखवाए थे, तो भैया यही हमारा क्या है, हमारा फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केसी की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये क्या साम्यावस्था स्थिरांक है, साम्यावस्था स्थिरांक। चलिए इसका मान 0 रख लेंगे, है ना। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो हमारा ई सेल का मान है 0 है, तो ध्यान रखना है, अगर आपको इस टाइप के इक्वेशन मिल रहा है तो आपको भाई ई सेल का मान हमेशा 0 लेकर के चलना है। और इसका मान भी दिया है कितना, 0.46 और माइनस का, अच्छा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, यानी कि पॉजिटिव आयन कितने हैं, 2। देखो जरा गौर करो मेरी बात पे, मैंने कहा ऊपर देखो यहाँ पे 2 आयन है और यहाँ पे भी कितने आयन है, 2 आयन है, तो यानी कि एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो एल की वैल्यू आप कितनी रख देंगे, 2। क्लियर है इतनी बात, चलो। तो इसके बाद सिंपली इसको क्या करना है, अब आपको इसको सोल्व करेंगे तो 0.59 1/2 और ये log 10 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी केसी हो जाएगी, ठीक है। समझ में ये बात, हालांकि सॉलिड के लिए समझ रहे होंगे आप, सॉलिड के लिए कितना मान होता है, 1 होता है, तो 1 कवर करेंगे तो फिर भी ये, और ऊपर वाले के लिए और ये इसके लिए, तो इसके लिए दोनों के लिए क्या हो जाएगा हमारा, केसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल आपको ये सोल्व करना है, ठीक है। और इसको भेज देंगे आप, माइनस का हो जाएगा तो 0.46, तो ये माइनस का आपका चुका था, इसकी गुणा वहां पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 0.46 और भाई मेरे अपॉन में आ जाएगा कितना, 0.0591 और ये है आपके पास log 10 के सी बराबर में कर देंगे। देखो -2 का गुणा मैंने जब इधर किया तो ये आ जाएगा आपका, है ना, तो गुणा भी लिख देंगे 2। इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है, और इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा 15.6, है ना। जब आप इसको सोल्व करेंगे, करके देख लेंगे एक बार, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर नहीं लेनी है, आपको लेना है 0.4 गुणा 2 और ऐसे ही 0.05 ये इतना लेना है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15.6 के आसपास आ जाएगा, चेक कर लेंगे एक बार, 15.6 सभी का आंसर आना चाहिए। तो log 10 के सी, ठीक है। आप जैसे कि उसने क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, जैसे कि उसने क्वेश्चन में दिया है आपको, तो ये क्वेश्चन में उसने आपको जो है
ये कंफ्यूज करने के लिए tan दिया है, ये log होना चाहिए। क्या होना चाहिए? log होना चाहिए, log होना चाहिए। तो आप इसको इधर भेजेंगे 15.6। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है किताब में, ठीक है, टाइपिंग में गड़बड़ है, इसको ठीक कर लेंगे। tan नहीं है, ये log है। क्या है ये? log। क्वेश्चन में गड़बड़ दे रखी है यहाँ पर। हो सकता है कई बार एनसीईआरटी की कुछ बुक्स में इसमें टाइपिंग गलत हो गई हो, तो देख लेंगे एक बार आपके पास कौन सी बुक है। तो यहाँ पर इसमें क्या होना चाहिए? यहाँ पर log होना चाहिए, log इनवर्स होना चाहिए, ठीक है। तो log इनवर्स यहाँ पर आपका होना चाहिए, तो log इनवर्स। क्वेश्चन में गलत टाइपिंग हुई है, log इनवर्स, ठीक है। और आपको पता है कि log इनवर्स का मान अगर आप यहाँ पर इसको चाहे तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको चाहे तो आप प्रति लघुगणक मान सकते हो, है ना। log इनवर्स यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में गलत टाइपिंग है, tan नहीं है, log होना चाहिए, log। क्या होना चाहिए? log होना चाहिए। तो tan तो आएगा ही नहीं, तो log इनवर्स होना चाहिए। क्वेश्चन क्वेश्चन में होना चाहिए log इनवर्स, ठीक है। तो ये जो आपका मान है, ये जब आप इसको सोल्व करोगे तो केसी का मान तो एंटी लॉग में आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, तो इतना आंसर आपका आ जाएगा। तो जो 10 आपने लिखा हुआ है, हो सकता है वो क्वेश्चन में गलत टाइपिंग हो गया होगा किताब में, वही मैंने जो है क्वेश्चन में ले लिया था। तो अच्छा क्वेश्चन था, एक दो बार कंपटीशन में भी आया क्वेश्चन था, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए। तो ठीक है, बाकी चीज़ों का अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए